नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। जहां बिहार में जिस तरह की सियासत हो रही है उससे कई बड़े संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच तनातनी दिख रही है, अब तो सीधे सीधे बिहार के दिग्गज नेता ने यह कह दिया है कि बिहार में भाजपा जेडीयू गठबंधन की गारंटी नहीं है। अब जेडीयू के दिग्गज नेता के इस बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। और क्या कहा है, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, कभी बिहार एनडीए का हिस्सा रह चुके वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी के रास्ते पर अब जीतन राम मांझी की पार्टी भी चलने लगी है। तो क्या जीतन राम मांझी भी बड़े संकेत देने लगे हैं? क्या पूरा मामला आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब बोचहा में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ा करने वाले मुकेश सहनी अब मोकामा में भी ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। मुकेश सहनी ने ऐलान किया कि मोकामा के उपचुनाव में वो अपने दल से प्रत्याशी उतारेंगे और भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, यह झटका कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन की पार्टी दे सकती है। भाजपा के 16 विधायक हेमंत सोरेन की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जेएमएम के इस दिग्गज नेता के दावे से भाजपा की नींद उड़ गई है। किस नेता ने इतना बड़ा दावा कर दिया है, आपको उनका बयान भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी जरूर बजा लें। जी हाँ, जिस तरह से बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच खींचतान चल रहा है, नीतीश कुमार भाजपा के पास होकर भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में भी नहीं गए, जिसको लेकर जेडीयू अध्यक्ष ने निशाना भी साधा। उसके बाद अब जेडीयू के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। यहाँ तक कह दिया कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की गारंटी नहीं है। जहाँ जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में आगे गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। उनका कहना है कि यह भविष्य की बात है और भविष्य में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि अभी गठबंधन ठीक है, लेकिन आगे के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। आगे गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, हम इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। हालांकि आपको बता दें, 2013 में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट भी चुका है। जहाँ भाजपा की ओर से 2013 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया गया था, तब उसके बाद जेडीयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। हालांकि 2017 में फिर से दोनों दल मिल गए और बिहार में सरकार बना ली, लेकिन अब लगभग हर मुद्दे पर जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, उसका जेडीयू समर्थन करती हुई दिख रही है। पीएफआई पर प्रतिबंध के मामले में भी जेडीयू बीजेपी में तकरार देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता होगा कि पटना के फुलवारी शरीफ में एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ होने के बाद बिहार के दो सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी बीजेपी जेडीयू के बीच पीएफआई को लेकर भी असहमति है। जहाँ एक तरफ बीजेपी नेता लगातार पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू इसको लेकर पूरी तरह से चुप बैठी हुई है। इसी तरह जाति जनगणना के मामले में भी भाजपा विरोध में खड़ी थी। हालांकि ऐसे कई मामले हैं जिसमें भाजपा और जेडीयू के बीच आपसी सहमति नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जिस तरह से बीजेपी और जेडीयू के बीच नूरा कुश्ती खेल जारी है, सीएम नीतीश कुमार के मन में इन दिनों क्या चल रहा है, पुख्ता तौर पर ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिस रणनीति पर वो चल रहे हैं उसमें बीजेपी कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि सोमवार को दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, लेकिन शपथ समारोह से सीएम नीतीश कुमार गायब रहे। जिसके बाद आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए हुआ है और बाकी किसी चीज के लिए गठबंधन नहीं है। हालांकि इसके बाद एक खबर आई कि नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव है, तो माना जा सकता है कि इस वजह से भी नहीं गए होंगे। लेकिन हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार ने बीजेपी की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रमों से अपने आप को अलग रखा हुआ है, जिसे लेकर सियासी सवाल उठते रहे हैं।
कि क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि इन सवालों पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जो लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें तथ्य की जानकारी रखना चाहिए। जैसा कि राजद भी कह चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ पहले सहज महसूस करते थे, अब उस तरह से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। बहरहाल अब जीतन राम मांझी भी मुकेश सहनी की राह पर चल पड़े हैं। जी हाँ, यदि सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कोई बड़ा चुनाव नहीं होने वाला है। बावजूद इसके कि यहाँ की पार्टियां धीरे धीरे ही सही चुनावी मोड में आने लगी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से ही सत्ताधारी जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके लिए संगठन स्तर पर कई बदलाव भी किए गए। भोपाल विधानसभा उपचुनाव 2022 संपन्न होने के बाद पूर्व में एनडीए का हिस्सा रह चुके मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने चुनाव की तैयारियां शुरू करने की घोषणा कर दी और अब हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी हमने भी इसी राह पर पूरी मजबूती से चलने का फैसला कर लिया। बता दें, पार्टी के 7वें स्थापना दिवस पर एक समारोह में पार्टी के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के संकल्पों की जानकारी दी गई। उन्हें उनके संदेश से अवगत कराया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे राज्य में ग्रास रूट लेवल तक अपनी पहुंच चाहते हैं। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने अभी से चुनावी मोड में आने के लिए सभी को कह दिया है। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां चुनाव आयोग ने बिहार के मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अब तक तारीख की घोषणा न की हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव लड़ने को लेकर घोषणा भी कर दी है। मुकेश सहनी ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद घोषणा कर दी कि वीआईपी मोकामा विधानसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। सहनी ने बैठक के बाद कहा कि पार्टी ने मोकामा विधानसभा में चुनाव के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। अब इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भोपाल विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से सहनी के प्रत्याशी उतारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और वहां पर आरजेडी को एक तरफा जीत मिली थी। उसी तरह से माना जा रहा है कि अब मोकामा में भी मुकेश सहनी प्रत्याशी उतारकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोट काट देंगे और इससे माना जा रहा है कि आरजेडी को फायदा हो सकता है। बता दें, 2020 के चुनाव में मोकामा विधानसभा में कुल 53% वोट पड़े थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर अनंत सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के राजीव लोचन नारायण सिंह को लगभग 36,000 वोटों से हराया था। हालांकि अब आरजेडी विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। उनके घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के केस में 14 जून को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया और इसके बाद कोर्ट ने 21 जून को 10 साल की सजा सुना दी। बहरहाल झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम बीजेपी को झटका दे सकती है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को दावा किया कि झारखंड में भाजपा के 16 विधायकों का समूह अलग गुट बनाकर राज्य की सरकार को समर्थन देने को तैयार है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि भाजपा के 16 विधायक प्रदेश भाजपा के नेतृत्व और विधायक दल के स्वयंभू नेता से त्रस्त हैं एवं जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार के साथ चलना चाहते हैं। ऐसे में जेएमएम भी भाजपा नेतृत्व से नाराज विधायकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि झारखंड बीजेपी के 16 विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं और झारखंड की जेएमएम को यानी जेएमएम सरकार को अपना समर्थन दे सकते हैं। बहरहाल एक और खास खबर निकल कर सामने है, जिसमें कहा जा रहा है कि लालू यादव की वजह से संजय जायसवाल को पहचान मिली। जी हाँ, राजद ने भाजपा नेताओं को लालू परिवार के दायरे से बाहर निकलकर संवैधानिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निर्वहन करने की सलाह दी है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पहचान लालू प्रसाद यादव की चरण वंदना से मिली है, जिसकी अभिव्यक्ति भी वह जगदानंद सिंह से कई बार कर चुके हैं। उनका कहना है कि ऐसी कई घटनाओं में भाजपा नेताओं के नाम सार्वजनिक हो चुके हैं। 2017 में मध्य प्रदेश में आईएएस के लिए जासूसी करने के आरोप में भाजपा आईटी सेल के संयोजक और 10 सहयोगियों के साथ 2019 में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि दोनों तरफ से वार पलटवार चालू है, लेकिन अब देखना यह बाकी है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है, या फिर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो महज एक बयानबाजी तक ही सीमित है।